जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आईपीसी की आपको पता है कि स्टडी क्लास चल रही है, ये 8वीं क्लास है और 10 अक्टूबर आज की तारीख है। आपको पता है 1997 से 2020 तक के जितने भी केस स्टडी में क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके समक्ष ला रहे हैं और सब रिपीटेड है। हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास और जो मैंने कल करी थी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे आपको 100%, और इसलिए मैं इसकी धाराएं भी करा रहा हूँ। धाराएं वैसे मैं करा चुका हूँ और केस स्टडी की भी करा ही रहा हूँ, केस तो मैं करा ही रहा हूँ। पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, नोट कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपको एक ग्रुप में ये वीडियो शेयर करना है, आप ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप नए हो। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देखें तो ये एक मिनट इसको कर लो। पृथ्वी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1989 बाद किस धारा से संबंधित है। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया था, एमपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब हर बार ये क्वेश्चन आपको आता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है धारा 375। ये धारा 375 से संबंधित वाद है। पृथ्वी चंद्र बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य है। इसमें अभी और भी वाद है, वो भी मैं कराऊंगा। और ये जो धारा है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन पे मैं आपको वो करवाऊंगा टिक कि भाई ये क्वेश्चन भी आए हैं, जिसके पॉइंट है ना इन धाराओं के, इनमें से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने पूरा लिखने की वजह से धाराओं में वो सम्मिलित कर दिया। तो धारा 375 क्या है? बलात्संग, रेप या बलात्कार। और ये हर किसी को पढ़नी चाहिए कि क्या क्या बलात्कार माना जाएगा। देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्जी के बिना उसकी योनि, मुंह या मूत्र मार्ग या गोदा में, इनमें से कोई भी चीज का प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसको बलात्संग माना जाएगा। इनमें योनि में, मुंह में और मूत्र मार्ग में या गोदा में, क्या अपना लिंग कहीं भी, ये कहीं है, ठीक है ना, वो अपना लिंग कहीं भी सीमा में प्रवेश करता है, या तो उसकी योनि में, मुंह में या मूत्र मार्ग में, तो रेप माना जाएगा। कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग किसी भी सीमा में अनुप्रविष्ट करता है, इन तीनों चीजों में, तो भी ये रेप माना जाएगा। अगर कोई वस्तु भी इन तीनों चीजों में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसको रेप माना जाएगा। उस पर अपना मुंह लगाता है, मतलब उसकी योनि पर, मुंह पर, मूत्रमार्ग पर या गोदा पर अगर अपना मुंह लगाता है तो वो भी बलात्कार माना जाएगा। ये सब उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर उस स्त्री की इच्छा है तो फिर ये रेप नहीं माना जाएगा। अगर उस स्त्री की इच्छा के बिना आप ये काम कर रहे हो, अगर उसकी मर्जी के बिना उसकी योनि पर, मुंह पर और मूत्र मार्ग पर आप अगर कुछ ऐसा करते हो, इन तीनों में से कुछ भी, तो रेप माना जाएगा। उसकी सम्मति अगर मृत्यु या उपहति के भय में ली गई हो तो बलात्संग माना जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई लड़की है, उसको आप डरा के कह दो कि भाई मैं तेरे को गोली मार दूंगा या जान से मार दूंगा, और उसकी उनका अपनी सहमति दे और वो कह देती है ठीक है तुम कर लो, तो वो रेप माना जाएगा। क्योंकि उसको उपहति या उपहति, मृत्यु या उपहति का तुमने भय भय दिलाया कि तुझे मार दूंगा या वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेजा फेंक दूंगा, ऐसी डराया उसको और उसकी सम्मति ले ली कि ठीक है, लड़की ने कह दिया कि आप कर लो, पर उसके बाद में वो लड़की बाहर जाती है, अगर केस कर देती है तो ये बलात्संग माना जाएगा, क्योंकि उसकी मर्जी के से नहीं, उसको भय दिखाकर उसकी सम्मति ली गई थी उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या सव्य विवाहित होने का विश्वास करती है। ये केस बहुत रिलेट करेगा। आपने देखा होगा कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के होते हैं, लड़कियों से जो गर्ल्स होती हैं उनसे झूठे वादे करते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और लड़की को पूरा यकीन दिला देते हैं कि हाँ भाई ये लड़का शादी करेगा। उसके साथ में फिर लड़का शारीरिक संबंध बनाता है, और जब उसका अपना काम पूरा हो जाता है, जब उसका जो भी उसका दायित्व, मतलब जो उसका वो था, वो अपना वो पूरा कर लेता है, तो वो लड़की को छोड़ देता है। लड़की को उसने विश्वास दिलाया कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा और सब कुछ होगा, और लड़की ने इसको हाँ कह दिया, ठीक है, सम्मति दे दी कि कर लो। पर उसके बाद में लड़का अगर धोखा दे दे और अगर वो पुलिस स्टेशन में चले जाए और भैया केस बने, तो ये रेप का केस बनेगा। लड़की को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने मेरे शारीरिक संबंध बनाए, या तो मेडिकल जांच करवाए वो लड़की अपनी। अगर वो शारीरिक संबंध के कुछ दिन बाद, जैसे क्योंकि 4 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ही होना चाहिए मेडिकल टेस्ट, अगर उसके बाद धोखा देता है तो लड़की के पास कुछ प्रूफ तो होगा कि भाई इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी, कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होगा। तो वो उसको कोर्ट में साबित करना होगा, और जैसे ही करता है तो इसको रेप के दोषी में, रेप के उसमें सज़ा मिलेगी, ठीक है। या फिर कोई ऐसा है, जैसे कोई नाबालिग बच्ची है, या फिर कोई ऐसा है, एक तो हो गया ये कि भाई किसी को जिससे वो सोच रही है कि विवाह विवाहित होगा। एक ये है कि
किसी का पागल बना देना कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्व विवाहित है। विवाहित का मतलब क्या है कि ये ए है और ये बी है। ये क्या करता है, मंदिर में जाता है, सिंदूर लगा देता है ऐसे ही, तो लड़की को लगता है कि हाँ भाई हमारी तो शादी होगी, बल्कि वो विधिपूर्ण है ही नहीं। भाई कोर्ट में अगर जाएगी तो मंदिर का वो थोड़ी चलेगा, उसमें उसमें मैरिज सर्टिफिकेट चलता है। और लड़की को लगा कि अब तो मेरी इससे शादी होगी, तो ये शारीरिक संबंध बना लेते हैं। कुछ दिन बाद ये छोड़ देता है। पत्नी जाती है कोर्ट में कि भाई मैंने तो उससे शादी करी थी, पर शादी के लिए खाली सिंदूर लगा देना, रिया कर देना वो जरूरी थोड़ी है, मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तो जैसे ही उसका पता चलता है कि भाई इसने फ्रॉड किया है, तो वो भी एक रेप माना जाएगा। मतलब लड़की को धोखे में रखा, उसकी मांग भर दी, ऐसे किसी मंदिर में ले आकर तुम मेरी पत्नी बन गई। तो वो ये सोची थी कि वो विधि पूर्वक विवाहित है, पर वो विधि पूर्वक विवाहित थी नहीं, उसको भ्रम में रखा गया। या फिर वो उसको वादा किया गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, शारीरिक संबंध बना लिया और बाद में छोड़ दिया, तो उसको भी रेप माना जाएगा। तो कुछ लड़के ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से करते हैं। तो भाई अगर लड़का कोई सुन रहा हो तो ध्यान से ऐसा कभी मत करना। उस स्त्री की सम्मति से, जब वह ऐसी सम्मति देने के समय विकृचित हो या मत्तता में हो, मतलब कोई लड़की है, उसको शराब के नशे में या कैसे भी करके नशे में, उससे आप सम्मति ले लेते हो, ठीक है। या फिर कोई पागल लड़की है, उससे आप सम्मति ले लेते हो शारीरिक संबंध बनाने की, या मत्तता में, नशे में, जब जहाँ पर वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गए, तो वो भी एक तरह से रेप माना जाएगा। अगर कोई स्त्री 18 वर्ष से कम की हो और शारीरिक संबंध बनाने में उसकी सहमति हो तो अपराध माना जाएगा। देखो, ए और बी, अगर अगर लड़की 18 साल से कम की है, ठीक है, अगर लड़की 18 साल से कम की है और ये सम्मति भी दे दे इसको कि ठीक है आप शारीरिक संबंध बना लो मेरे साथ में, और ये बना लेता है, बी वाले के, ये बी 18 साल से कम की लड़की है, ये बी वालों के परिवार वालों को चलता है पता, वे थाने में चले जाते हैं, थाने में प्रूफ कर देते हैं कि लड़की चाहे भले थाने में कह दे कि भाई मेरी तो मर्जी से हुआ, पर थाने में भी प्रूफ कर दे घर वाले की तो 18 साल से कम की है, तो भाई उसको भी रेप माना जाएगा। एक ही भले चाहे इसमें गलती ना हो, पर एक को ये भी देखना चाहिए था कि ये नाबालिग है, और नाबालिग जो लड़की है उसको ये माना जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं है। तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड, बहुत से होते हैं आजकल, छोटी छोटी बच्चियां भी आजकल, तो मतलब मैं बता रहा हूँ एक बात, किसी के बहकावे में मत आ जाना कि भाई मेरी सम्मति है, चाहे वो कोर्ट में भी खड़ी हो जाए कि हाँ मेरी सम्मति से हुआ है, और उसके परिवार वालों ने केस ठोक दिया और 18 साल से कम की है, तो भी आप लदोगे। तो अगर कोई स्त्री 18 वर्ष से कम की है और शारीरिक संबंध बनाने में उसकी सहमति भी हो, तो भी अपराध माना जाएगा, मतलब बलात्कार माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा। अगर पत्नी 15 वर्ष से कम की हो और सम्मति भी हो तो भी बलात्कार माना जाएगा। अगर आपकी पत्नी भी है पर वो 15 वर्ष से कम की है, 15 वर्ष या 15 वर्ष से कम की है, तो अपराध माना जाएगा, मतलब बलात्कार माना जाएगा अगर आप उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हो। 15 वर्ष से ज़्यादा की है, जैसे 15 साल 1 दिन की, 16 साल की, 17 साल की, तो अगर आप उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हो, पत्नी है अगर वो, तो फिर बलात्कार नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वो कुंवारी लड़की थी, अगर कुंवारी लड़की की सम्मति लेते हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई आपसे तो अपराध था। पर यहाँ अगर 18 साल से और 15 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम की लड़की है और वो आपकी पत्नी है और सम्मति से आप कर रहे हो, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसमें अन्य महत्वपूर्ण बात देखिए आप, एक तो ये हो गया इसमें वाद, कौन सा था, पृथ्वी चंद्र बनाम हिमाचल प्रदेश, और ये और महत्वपूर्ण वाद है, आप देख सकते हो, बोधिस्थ गौतम बनाम सुभा चक्रवर्ती और तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, और वाहिद खान बनाम एमपी राज्य, ये 4 वाद हो गए 375 धारा में। मैं कह रहा हूँ ये देखो अपनी, ये ध्यान से देख लेना। यहाँ से तो अगर कोई सीधा बच्चा भी होगा ना, मतलब सीधा बच्चा भी होगा, और इस वाले केस में, ये वाला केस थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना बस, ठीक है। अगर कोई ऐसी लड़की है आपके संबंध में, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो मतलब, और 18 साल से कम की है, तो बच के रहना, मतलब देख लेना इसको ध्यान से, सोच समझ के, ठीक है भैया। इसमें देखो अपवाद, जो अपवाद है, अगर कोई चिकित्सक प्रक्रिया, जैसे मान के चलो किसी का ऑपरेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, और आपको मैंने बताया था ना कि देखो इसमें क्या चीज़ है कि कोई वस्तु भी, अगर कोई वस्तु भी है, अगर वो महिला के योनि मुंह मूत्रमार्ग में देता है तो रेप माना जाएगा। पर उसमें भी वस्तु होती है मेडिकल में, आपने देखा होगा ऑपरेशन वगैरह में, अगर वो कहीं मुंह में, योनि में या कहीं ऐसी जगह देते हैं चिकित्सा में, चिकित्सक में मतलब मेडिकल में, तो वो नहीं माना जाएगा, मतलब अपराध, मतलब बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉर्मल आदमी किसी लड़की की योनि में कोई कोई भी चीज़ ऐसी दे रहा है जो नॉन मटेरियल है,
कुछ भी हो सकता है वो, और उसकी बिना सम्मति के, तो भाई वो रेप माना जाएगा। पर यहाँ चिकित्सक कार्यों के लिए इसको छूट दी गई थी। अगर पत्नी 15 साल से ज़्यादा की हो तो इसमें छूट मिली थी, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। सुब्रमण्यम, जय वर्मा और लाल सेठ, ये 3 लोग थे, इनकी समिति बनी थी कि समिति की सिफारिशों को कब से लागू किया गया, सिफारिशों को कब से लागू किया और ये किस धारा से संबंधित है। तो ये धारा 375 से संबंधित है और ये 3 फरवरी 2013 को लागू हुई थी। इसमें जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया जो केस हुआ था उसके बाद में ये समिति बनी थी, और इस समिति में ये 3 लोग थे, इसको याद रख लेना, सुब्रमण्यम, जय वर्मा और लाल सेठ समिति। और ये कब से लागू हुई थी, 3 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है, जो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उसमें पूछा गया है कि जो इस समिति की सिफारिशें थी ये कब से लागू करी गई थी। ये 3 फरवरी 2013, 3 फरवरी 2013 से लागू करी गई थी, धारा 375 से संबंधित है। ठीक है भाई, देखो, अगर किसी महिला की, एक मिनट, अगर किसी महिला की रेप के कारण, वहां तो खाली रेप हो रहा था, ठीक है, इसमें है कि अगर किसी महिला की रेप के कारण मृत्यु हो जाए या कोमा में चली जाए तो सजा कितनी होगी। अगर किसी महिला का रेप होता है और वो उसकी मृत्यु रेप के कारण होती है या फिर उसकी वो कोमा में चली जाती है तो उसको कितनी सजा मिलेगी। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड है। ठीक है भैया, तो ये कम से कम 20 वर्ष की, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, कम से कम 20 वर्ष की इसमें सजा मिलेगी। अब ये धारा 376 ए में आता है। पहले धारा 376 ए से पहले धारा 376 ही पढ़ लें, फिर 376 ए भी पढ़ेंगे। देखो, धारा 376 में रेप का दंड दिया गया है 10 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष से कम तो कोई होगा ही नहीं, ये सिर्फ सिंपल है। जहाँ पे ये बात करी गई थी कि भाई अगर आप किसी की सहमति के बिना या सम्मति के ऐसा ऐसा करते हो, तो यहाँ पे अभी कोई मृत्यु नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इसको नॉर्मल रेप कहा जाता है। वैसे रेप तो कोई भी नॉर्मल नहीं होता, पर इसको नॉर्मल रेप कहा जाता है। तो 10 वर्ष से कम नहीं होती इसमें सजा, कठोर कारावास होता है। और वो भी खंड 2, अगर रेप पुलिस थाने में हो या फिर जिस पर जिम्मेदारी हो तब भी 10 वर्ष तक की सजा होती है, 10 वर्ष तक की सजा, या फिर अपना प्राकृतिक जीवन जेल में, या दोनों में जुर्माना, दोनों में जुर्माना तो मिलेगा मिलेगा। अब देखो यहाँ से जो धारा 370 ए थी, मैंने आपको ये क्वेश्चन था ना, महिला की रेप के दौरान मृत्यु, तो ये धारा 370 ए में दिया था। तो धारा 370 ए में क्या है कि अगर किसी महिला की रेप के दौरान मृत्यु या वो कोमा में चले जाए तो दंड कम से कम 20 वर्ष का होगा। देखो, एक तो नॉर्मल रेप, भाई नॉर्मल, मेरी भाषा अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद आपको। ये एक तरह से अगर इनमें दोनों में डिफाइन, रेप तो रेप होता है, पर इनको डिफाइन करें तो खाली इसमें रेप हुआ है, इसको नॉर्मल रेप कहा जाएगा। मतलब रेप तो कोई भी नहीं नॉर्मल होता, मतलब एक डिफाइन करने के लिए जो मतलब आपके समझ में आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आईपीसी की लैंग्वेज में कोई भी नॉर्मल रेप नहीं कहा गया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको नॉर्मल कह रहा हूँ। तो उसको ये मत मानना कि मैं रेप को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूँ या कुछ, ये समझाने का मतलब है मेरा बाबू। रेप तो कोई भी नॉर्मल नहीं होता, समझने की परीक्षा वो करे, कोई भाषण मत देना भाई, मेरी कोई वो नहीं है किसी को हर्ट करने की। देखो, महिला के रेप के द्वारा मृत्यु तो कम से कम 20 वर्ष। देखो उसमें क्या था, नॉर्मल वाले में फिर कह रहा हूँ, गलत मत सोचना, इसमें 10 वर्ष तक की सजा थी। इसमें क्या हुआ, इसमें भैया महिला की मृत्यु भी होगी और वो कोमा में चली गई, तो कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास होगा और व्यक्ति का प्राकृतिक जीवन जेल में जाएगा। जुर्माना दोनों कंडीशन में लगेगा, इसके साथ भी जुर्माना लगेगा और इसके साथ भी जुर्माना लगेगा। और जो उसकी मृत्यु होगी तो आपको पता ही है, धारा 302 भी लगेगी इसमें, 376 ये तो लगेगी ही लगेगी। और धारा 302 में जो दंड दिए गए हैं हत्या के, वो भी इस पर लगेगी, क्योंकि एक तरह की हत्या ही है। तो महिला की रेप के दौरान अगर हत्या मृत्यु हो जाती है तो धारा 370 ए लगेगी और 302 लगेगी। ठीक है, और ये देखो धारा 370 बी, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो भाई दंड कम से कम 20 वर्ष तक का, पूरा जीवन जेल में, और या फिर मृत्युदंड। देखो ये जो इस वाला रेप था, अगर किसी महिला के साथ हो रहा था रेप, तो इसमें क्या था, मृत्युदंड नहीं दिया था, कम से कम 20 वर्ष था और व्यक्ति का प्राकृतिक जीवन जेल में था। पर जो धारा 370 बी है, जिसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो कम से कम 20 वर्ष का पूरा जीवन जेल में, और मृत्युदंड इसमें जोड़ दिया गया। तो ये उससे भी एक्सेसिव हो गया, मतलब वो नॉर्मल रेप था, ये फिर थोड़ा और ज़्यादा हुआ जिसमें 20 वर्ष का कारावास बढ़ा दिया गया, और ये थोड़ा और हार्ड कर दिया। 12 वर्ष से कम बच्ची के साथ अगर कोई करता है तो ये मोस्ट हार्ड है, इसमें आपको मृत्युदंड भी मिलने लगा। यहाँ तक मृत्युदंड नहीं था, पर यहाँ मृत्युदंड भी मिल गया। तो मैं इसलिए समझाने के लिए कह रहा था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, खंड 2, अच्छा खंड 2 है इसका, एक खंड हो रहा है भाई, इसको देख लेना। अगर पत्नी
पति से दूर रहती है और पति फिर भी जबरदस्ती पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो दंड 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो गया। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पत्नी, कोई दंपत्ति है, यो पति है, यो वाइफ है, इनका दोनों का झगड़ा हो गया तो वाइफ अपने पियर चली गई या फिर अपना अलग रहने लगी, पति फिर भी आगे इसके साथ जबरदस्ती रेप करता है या कुछ भी करता है तो उसको 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी। 2 वर्ष की तो कम से कम और 7 वर्ष की ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बीच में 3 वर्ष की भी मिल सकती है, 4-5, वो जज के विवेक के ऊपर बात करेगा कि जज आपको कितनी सजा दे। या फिर नहीं, आजीवन कारावास तो इसमें नहीं था, ये किस चीज़ का आ गया यहाँ पे, ये आजीवन कारावास नहीं है, इसमें खाली बस यही सजा है। ये पता नहीं किसने लिख दिया, मतलब गलती से लिख दिया, लिखा तो मैंने ही होगा। आजीवन कारावास प्लस जुर्माना नहीं है, इसमें खाली ये सजा है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की, अगर कोई अपनी पत्नी के साथ करता है, भले चाहे वो अलग रह रही हो। ये को देखिए क्वेश्चन, ये जबरदस्त आया था, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। अगर अधिकारिता में रह रही महिला के साथ अपनी स्थिति का लाभ उठाकर संभोग हो, चाहे महिला की मर्जी हो, तब भी बलात्संग माना जाएगा। अतः इसमें कितने की सजा का प्रावधान है। मतलब आपसे ये पूछा गया कि अगर कोई आपकी अधिकारिता में महिला रह रही हो और अपनी स्थिति का लाभ उठाकर संभोग हो, चाहे महिला की मर्जी भी हो, तो भी बलात्संग माना जाएगा। अतः इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। धारा 376C में दंड इसमें दिया गया था 5 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास। मेरा कहने का मतलब क्या है, मान के चलो कोई पुलिस वाला है, ऐसा ही, मैं किसी पुलिस वाले को ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल है। तो ये ऐसा ही है, कोई महिला आई, वो थाने में बंद होगी, उसने कुछ अपराध किया होगा, तो ऐसा ही कहता है कि भाई मैं तेरे पे यो धारा, तू मेरे साथ संभोग कर ले, शारीरिक संबंध बना ले, मैं तेरी धारा कम कर दूंगा और तुझे जल्द से जल्द तू बरी हो जाएगी। तो उसने अपनी देखो स्थिति का लाभ उठाया, इसने अपनी स्थिति का लाभ उठाया, तो अपनी स्थिति का लाभ उठाकर, और महिला ने इसको सम्मति दे दी, महिला ने इसको सम्मति दे दी कि ठीक है भाई, अपनी बेचारी वो भी मजबूर थी, क्या करती वो, तो ये बलात्संग माना जाएगा, समझ गए। और ये इसलिए ही धारा बनाई गई थी क्योंकि कुछ जो पुलिस वाले थे या कुछ वैसे वैसे थे, वे लोग अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं। कोई भी हो, कोई कंपनी है कॉरपोरेट, कोई नई नई रिक्रूटमेंट आई, बच्ची आई, उसको कह दिया कि भाई तेरा प्रमोशन कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरे घर में परेशानी है, पैसे की कमी है, ये कर दूंगा। पर वो बात ये थी, जो उसका बॉस था वो उसके अधिकार में तो थी भाई, जो उसकी कंपनी में काम कर दिया उसके अधिकार में ही तो थी। तो इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी महिला को, इसको कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इससे सम्मति ले ली, तो ये इसकी स्थिति का लाभ उठाकर ली ना इसने, तो ये भी रेप माना जाएगा। तो ये धारा 376C में दिया गया है और इसका दंड है 5 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, ठीक है। 5वां है, हरपाल सिंह मनाम हिमाचल प्रदेश राज्यवाद किस धारा से संबंधित है। यूपीएसआई में आपका आया था। तो धारा 370A, धारा 370D, धारा 370B या धारा 370C। तो धारा 370D से संबंधित है हरपाल सिंह मनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का जो वाद था। धारा 370D क्या है, धारा 370D है गैंग रेप, एक से अधिक, इसमें लिख लेना एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु बलात्संग करते हैं तो उनको सामूहिक बलात्संग का दोषी माना जाएगा। मतलब अगर गैंग रेप जो होता है, गैंग रेप में एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, मतलब या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक्स्ट्रा एक करेगा तो बलात्कार माना जाएगा, एक से अगर ज़्यादा होंगे तो गैंग रेप माना जाएगा, ठीक है। तो अगर एक से कोई ज़्यादा व्यक्ति अपने सामान्य आशय का, मतलब हम दोनों का मन था कि हम बलात्कार करेंगे, तो अगर वो ये करता है तो उसको सामूहिक बलात्संग का दोषी माना। सामूहिक बलात्संग का मतलब होता है गैंग रेप। तो इसकी सजा क्या है, दंड है इसमें कम से कम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास है या फिर आजीवन कारावास, और जुर्माना तो दोनों में है ही, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, ये हरपाल सिंह मनाम वाला जो केस है, हरपाल सिंह मनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाद, ये धारा 376D से संबंधित है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मैंने कल छेड़छाड़ वाले बताए थे आपको, और आज ये बलात्संग वाले बताए थे, क्योंकि महिलाओं पर आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी रेप की घटनाएं भी काफ़ी आ रही हैं, हाथरस में हुआ, फिर बलरामपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, और रेप ही रेप हो रहे हैं। तो महिलाओं की और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इनसे जो संबंधित क्वेश्चन हैं, वाद हैं, जितने भी सब कुछ हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनको एक बार कल की क्लास और जो आज की क्लास थी, मैं कह रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट थी, मैं क्या बताऊँ, पूरी आईपीसी का निचोड़ था ये। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो एक आएगा धारा से, या एक आएगा वाद से, या एक आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। जैसे ये आया था, देखो ये वाला,
जैसे ये क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये, या तो फिर ये आपसे ऐसा पूछ लेगा, तो आपसे वो कैसे ही पूछ सकता है। बस मेरा मतलब ये था, मैंने इसलिए अच्छे से कराई है। कल की क्लास और आज की क्लास में बहुत टाइम लग गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगर आप पढ़ के जा रहे हो मुझसे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।